आज हम लाइफ इन द यूके टेस्ट कोर्स का लेसन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये लाइफ इन द यूके आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी और आईएलआर के लिए चाहिए। और ये जो टेस्ट कोर्स हम बना रहे हैं ये स्टडी गाइड 2026 एडिशन से बना रहे हैं। और ये आप देख लें कि ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे इसको रोक के तो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आर्ट्स एंड कल्चर है। उसके बाद हम म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, थिएटर के बारे में पढ़ेंगे, पेंटिंग्स आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आर्टिस्ट और पेंटर्स और म्यूजिशियंस के नाम पढ़ेंगे, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं ये कहूँगा कि ये टॉपिक आसान नहीं है, इसलिए आपको बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बारे में कि कौन क्या था थोड़ा सा याद रखना ज़रा मुश्किल होता है। बाज़ लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, तो इसलिए। लेकिन अगर आपने एहतियात से देखा सुना तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्ट्स एंड कल्चर। म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। म्यूज़िक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये पहले पैराग्राफ में, ये हम इसको करने की ज़रूरत नहीं है। The Proms is an 8-week summer season of orchestral classical music that takes place in various venues, including Royal Albert Hall in London. म्यूज़िक का ऑर्केस्ट्रल क्लासिकल म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा ये फेस्टिवल है जिसको प्रॉम्स कहते हैं। और ये बहुत सारे जगहों पे मुनक़िद होता है, मनाया जाता है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा जो वेन्यू है वो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में है। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सिंस 1927। ये आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1927 से ये वाला फंक्शन म्यूज़िक का ये अभी तक होता आ रहा है। ठीक है, हर साल 8 जो ये वीक्स का फेस्टिवल है। द लास्ट नाइट ऑफ द प्रॉम्स इज़ मोस्ट वेल नोन कॉन्सर्ट, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि प्रॉम्स कितने वीक्स का फेस्टिवल है, प्रॉम्स किस किस्म के म्यूज़िक का फेस्टिवल है, तो ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक कहेंगे। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रॉम्स जो कि 8 वीक्स का फेस्टिवल है, ये किस जगह पे ज़्यादातर मनाया जाता है, तो रॉयल अल्बर्ट हॉल है। और कब से ये चल रहा है, 1927 से। इस तरह की बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक हैज़ बीन पॉपुलर इन द यूके फॉर सेंचुरीज. Henry Purcell was the organist at Westminster Abbey, and he wrote church music, operas, and other pieces. Right. तो ये आपने बड़े इम्पोर्टेंट आदमी है ये हेनरी पर्सल। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन था, ये फार्मूला 1 ड्राइवर था, पेंटर था, राइटर था या ऑर्गेनिस्ट था। तो आपने ऑर्गेनिस्ट एट वेस्टमिंस्टर एबी वाला ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद है द जर्मन बॉर्न कंपोजर, जर्मन बॉर्न इसका भी इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल स्पेंट मैनी ईयर्स इन द यूके एंड बिकेम ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है, ये जर्मन बॉर्न था, बहुत सारा इसने साल यहाँ पे यूके में गुजारे और फिर ब्रिटिश सिटीजन बना। अब इसके काम क्या क्या हैं, इसने वाटर म्यूजिक फॉर किंग जॉर्ज 1 एंड म्यूजिक फॉर द रॉयल फायर्स फॉर हिज सन जॉर्ज 2। ठीक है, इसने किंग जॉर्ज 1 के बारे में के लिए और किंग जॉर्ज 2 के लिए म्यूजिक लिखे और उनके ये नाम है। ओके, और ये इस वजह से मशहूर है। और इसने फिर एक मसीहा नाम का भी म्यूजिक लिखा। He also wrote the Oratorio Messiah, which is sung regularly by choir, often in Easter time. और ये ईस्टर टाइम पे क्वायर इसको गाते हैं। क्वायर का मतलब होता है कि एक ग्रुप म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है। आप देखेंगे एक आदमी उनको सारों को गाइड कर रहा होता है और वो कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं। तो ये चर्च में ज़्यादातर रिलीजियस म्यूजिक के लिए मशहूर है। राइट, गस्टफ होल्स जो है अभी जो रिसेंट म्यूजिशियंस कंपोजर्स हैं, ये उनमें से एक है। इसने जो म्यूज़िक लिखा है वो उसका नाम है द प्लैनेट्स। और उसके बाद उसने एक और लिखा है जुपिटर। और उसके बाद उसने लिखा है प्लैनेट्स में उसको जुपिटर को बनाया, एंड आई वाउ टू दी माई कंट्री। तो ये भी उसने म्यूज़िक लिखा है जो कि चर्च के लिए म्यूज़िक। ठीक है, ये जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ ये बुक्स नहीं है, मींस कि ये उसकी, आप यूँ कह रहे हैं कि उसकी एल्बम, उसकी म्यूज़िक का नाम है। जिस तरह हर एक का, जिस तरह आप यूँ देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि माइकल जैक्सन ने म्यूज़िक लिखा, उसकी एक म्यूज़िक का नाम था थ्रिलर। ठीक है, उसमें फिर वो एल्बम थी, वो गाने 4-7 होते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह बिली जीन्स हो गया। तो इसी तरह ये भी इन म्यूजिशियंस के म्यूज़िक कंपोजिशंस हैं
जो इन्होंने उस ज़माने में लिखी। नेक्स्ट वन है सर एडवर्ड एल्गर, ओके, वॉज बोर्न इन वोस्टर, इंग्लैंड में पैदा हुआ, वोस्टर में। और बेस्ट नोन वर्क इज प्रोबेबली पॉम्प एंड सर्कमस्टेंस मार्चेस, एंड मार्च नंबर 1 जो है is actually usually played at the last night of proms at Royal Albert Hall. So ये जिस तरह हमने ऊपर प्रॉम्स का पढ़ा, ये लास्ट नाइट में इसका ये गाना मार्च नंबर 1 भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पॉम्प एंड सर्कमस्टेंस मार्चेस किसने लिखा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर एडवर्ड एल्गर। Ralph Vaughan Williams wrote music for orchestras and choirs. He was strongly influenced by the traditional English folk music. उसके बाद है सर विलियम वॉल्टन, wrote a range of music and from film scores to opera. He wrote marches for the coronation of King George I and Elizabeth II, but his best known work are probably Facade, which became a ballet, and Balthazar's Feast, which is intended to be sung by a large choir. So ये जो म्यूजिशियन है, इसने किंग जॉर्ज 6 और एलिजाबेथ II के लिए म्यूजिक लिखा और उनका नाम फसाद है, और उसके अलावा बाल्थाजार फीस भी इसने लिखा। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। जॉर्ज 6 जो है वो क्वीन एलिजाबेथ का डैड था, फादर था। बेंजामिन ब्रिटन बड़ा मशहूर आदमी है, इज बेस्ट नोन फॉर हिज operas which include Peter Grimes and Billy Budd. He also wrote a young person's guide to the orchestra. Now, अब आपको ये बात समझ नहीं होगी कि पीटर ग्राइम्स एंड बिली बर्ड ये उसकी कंपोजिशन का नाम है, ओपरा का नाम है। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि पीटर ग्राइम्स एंड बिली बर्ड किसने लिखा, तो आपको यूं याद रखना है कि बिली बर्ड ये, अच्छा, ये पीटर ग्राइम्स एंड बिली बर्ड ये जब भी आएगा तो ये इकट्ठा आएगा, क्योंकि ये एक आप यूं कह लें कि बंदे ने लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पीटर ग्राइम्स एंड बिली बर्ड किसने लिखा, तो बिली और बर्ड दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे उसमें से आपने देखना है कि किस आदमी का नाम बी और बी से स्टार्ट हो रहा है। सो बेंजामिन ब्रिटन, तो इस तरह आपने ये याद रख लेना। Other types of popular music include folk, jazz, pop. Okay, ये सारे ये flourished in Britain in the 20th century. So 20th century में फोक म्यूजिक, जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक ये सारे हुए, ठीक है, फ्लरिश हुए। तो होपफुली आपको ये सारे म्यूजिक्स का डिफरेंस मुझसे अच्छा पता होगा। Britain has had the impact on okay, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। Since the 1960s, British pop music has made one of the most important cultural contributions to life in the UK. पॉप म्यूजिक बड़ा मशहूर हुआ 1960s में, ये आपको याद रखना है। The Beatles, bands including the Beatles and the Rolling Stones continue to have an influence on the music both here and abroad. 1960 की दहाई में बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स ये बहुत मशहूर हुए, ठीक है, ये बड़े बड़े मशहूर इनके बैंड्स हैं। Okay, so British pop music has continued to innovate. For example, the punk movement of the 1970s and the trend towards the boy and girl bands in 1990s. ये important है, आपको याद रखना है कि 60s के मशहूर बैंड, क्वेश्चन आ सकता है कि 1960s में ब्रिटेन के कौन से दो मशहूर म्यूजिक बैंड थे, तो नंबर 1 बीटल्स और नंबर 2 द रोलिंग स्टोन। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पंक मूवमेंट कब स्टार्ट हुई म्यूजिक के बारे में, तो 1970s में। फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1990s में किस तरह के बैंड पॉपुलर होना शुरू हुए, तो बॉय एंड गर्ल बैंड्स। देखिए, बीटल और रोलिंग स्टोन दोनों बॉय बैंड्स हैं, उससे पहले ये लड़कियों का और लड़कों का मिक्स या खाली लड़कियों का बैंड होने का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1990s में आके ये सोच आई कि चलो लड़कियों के बैंड होने चाहिए। There are many large venues that host music events throughout the year, such as Wembley Stadium, the O2 in Greenwich, South East London, and the SEC Centre in Glasgow. तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 3 वेन्यूज के नाम चूज करें जो कि म्यूजिक के फेस्टिवल्स या म्यूजिक के इवेंट्स को जहाँ पे होते हैं। तो ये आपको तीनों के तीनों नाम याद रखने होंगे। वेम्बली स्टेडियम है, O2 अरेना है और SEC सेंटर है। कभी कभी क्वेश्चन यूं भी आ जाता है कि SEC सेंटर जो है वो किस जगह पे है, ग्लासगो, एडिनबरा, लंदन, वेल्स, जो भी। तो आपको ग्लासगो का नाम चूज करना है।
फेस्टिवल सीजन टेक्स प्लेस अक्रॉस द यूके, राइट। अभी हम फेस्टिवल्स के बारे में, फेमस फेस्टिवल्स इंक्लूड ग्लास्टनबरी, आइल ऑफ वाइट एंड फेस्टिवल ऑफ क्रीमफील्ड्स। तो ये बेसिकली म्यूजिक के फेस्टिवल्स हैं, इन तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लास्टनबरी फेस्टिवल जो है ये किस चीज़ का फेस्टिवल है, थिएटर परफॉर्मेंस का है या म्यूजिक का है या पोइट्री का, तो आपने म्यूजिक को चूज करना है, ठीक है। Right, many bands and solo artists, both well known and upcoming, perform at these. Okay, the National Eisteddfod of Wales is an annual cultural festival which includes music, dance, art, original performances largely in Welsh. So ये बड़ा important है कि ये वाला जो फेस्टिवल है ये इसमें म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है, आर्ट और ओरिजिनल परफॉर्मेंसेज होता है, largely in Welsh language होता है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपटीशंस फॉर वेल्श पोइट्री, इसमें शायरी के बारे में भी कुछ कंपटीशंस होते हैं। अच्छा, अब हमने जो भी पढ़ना है, म्यूज़िक पढ़ना है या थिएटर के बारे में पढ़ना है या पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, हर एक कैटेगरी का आखिर में हम अवार्ड्स का पढ़ेंगे कि उस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिलता है अगर आप बेस्ट हों। So the Mercury Prize is awarded each September for the best album from the UK and Ireland. Mercury Prize जो है वो हर सितंबर में यूके और आयरलैंड में बेस्ट एल्बम को दिया जाता है। एल्बम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप हैं, आप एक म्यूज़िक बनाते हैं और आप 4-7 गाने आपने कंपोज किए, बनाए और फिर उनको एक सीडी या जो भी जिस फॉर्म में भी है तो वो एक एल्बम की शेप में उसको आपने रिलीज़ कर दिया। जैसे होते हैं ना, राइटर्स किताब लिख लेते हैं या शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है, कहानियाँ 10-12 कहानियाँ लिखी उसको एक बुक के फॉर्म में दिया और पब्लिश कर दी। इसी तरह म्यूजिशियंस जो होते हैं वो गानों को इस तरह पब्लिश करते हैं। तो यूके और आयरलैंड में जो बेस्ट एल्बम होता है उसको सितंबर में अवार्ड मिलता है चूज करके, तो उसको मर्करी प्राइज कहते हैं। द ब्रिट्स अवार्ड्स इज एन एनुअल इवेंट दैट gives awards to range of categories such as the best British group and British solo artist. लेकिन डिफरेंस क्या है? मर्करी प्राइज जो है वो बेस्ट एल्बम को दिया जाता है, द ब्रिट अवार्ड्स दिया जाता है बेस्ट ब्रिटिश ग्रुप को, आई मीन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे, या बेस्ट ब्रिटिश सोलो आर्टिस्ट। सोलो आर्टिस्ट मींस अकेला जो म्यूजिशियन है, कोई गाने वाला है। उसके बाद हम थिएटर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर थिएटर्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द, ओके हम इससे आगे यहाँ आ जाते हैं। थिएटर्स आप देखते हैं कि ओपन ये थिएटर होता है जहाँ जाते हैं और स्टेज पे लोग आपके सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्रामा। London's West End, also known as the Theatre Land, is very particularly known. ये लंदन का जो वेस्ट एंड है इसको थिएटर लैंड कहते हैं। क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में आता है कभी कभी कि लंदन के ईस्ट एंड को थिएटर लैंड कहते हैं, या फिर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि लंदन के किस पार्ट को थिएटर लैंड कहते हैं, वेस्ट एंड, ईस्ट एंड, नॉर्थ एंड। ओके, तो आपको वेस्ट एंड का चूज करना है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। द माउस ट्रैप, द मर्डर मिस्ट्री प्ले by Dame Agatha Christie has been running in the West End since 1952 and has had the longest initial run in any show in history. सोचो कि वेस्ट एंड में थिएटर्स हैं, तो उनमें से एक थिएटर में 1952 में आगाथा क्रिस्टी का लिखा हुआ एक ड्रामा जिसको माउस ट्रैप कहते हैं वो लगा वहाँ पे। जिस तरह सिनेमा पे फिल्म लगती है ना, इसी तरह थिएटर में वहाँ पे 1952 में माउस ट्रैप वहाँ पे चला और वो इतना पसंद किया गया कि तब से लेकर आज तक, यानी कि वो माउस ट्रैप ही वहाँ पे चल रहा है। तो आप देख लें कि 1952 से लेकर 2026 तक कितना अरसा है। तो ये किसी भी शो का सबसे तारीख में, हिस्ट्री में सबसे लंबा इनिशियल रन है, फर्स्ट, यानी कि पहली दफा लगा और उसके बाद उतरा ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है माउस ट्रैप किसने लिखा, क्वेश्चन आ सकता है माउस ट्रैप कब से लगा हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया की तारीख में सबसे लंबा इनिशियल रन किस ड्रामे का है। तो ये सारी चीज़ें। There is another strong tradition of musical theatre in the UK in the 19th century. 19th century में म्यूजिकल थिएटर यानी कि ड्रामा तो होता है लेकिन उसमें गाने बजाने भी होते हैं, यानी कि जो आप देखते हैं जिस तरह ये एशियन कॉन्टिनेंट में हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी हैं गाने फिल्में होती हैं, तो थोड़ी सी फिल्म चली फिर एक गाना आ गया, फिर इस तरह के आप कह लें कि म्यूजिकल थिएटर है। Gilbert and Sullivan wrote comic operas, often making fun of popular culture and politics.
These operas include HMS Pinafore, The Pirates of Penzance and The Mikado. So Gilbert and Sullivan दो लोग हैं, इन्होंने मज़ाहिया किस्म के म्यूजिकल operas या आप यूं कह लें ड्रामे लिखे, और ये उन 3 ड्रामों के नाम हैं जिनको आपने याद रखना है. Okay, most recently Baron Lloyd Webber has written the music for shows which has been popular throughout the world, including the collaboration with Sir Tim Rice, Jesus Christ Superstar, and Evita, and Cats, and the Phantom of Opera. So उसके अलावा बैरन वेबर जो है लॉयड वेबर और टिम राइस ने मिलकर ये 3 जो 4 चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, सॉरी 3, जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार एंड एविटा, कैट्स एंड फैंटम ऑफ ओपेरा, ये उन्होंने म्यूजिकल लिखे हैं. ठीक है. One British tradition is pantomime. ये pantomime बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना होगा. Many theatres produce a pantomime at Christmas time. This is a $1 million question. तो आपको क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर आता है कि many theatres produce a pantomime at Easter time. तो ये रॉन्ग होगा. ये क्रिसमस या बाज़ वक़्त आपको ईस्टर टाइम और क्रिसमस टाइम दोनों स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. तो आपने याद रखना पैंटोमाइम जो हैं वो ईस्टर टाइम पे सॉरी नहीं होते, क्रिसमस टाइम पे होते हैं. They are based on the fairy stories and are light-hearted plays with music and comedy. Light-hearted means थोड़े funny से मज़ाहिया से होते हैं. Enjoyed by family and audience. Okay, so ये याद रखें, ये आपकी फैमिली के साथ और होता है, दूसरों की फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए नहीं होता. One of the traditional characters is the dame, a woman played by a man. पेंटोमाइम की खास बात यह है कि इनमें एक कैरेक्टर होता है जिसको नाम डेम होता है, लेकिन वो वुमन played by a man होता है. ठीक है, एक मर्द औरत बना होता है. And there is often also a pantomime horse or cow played by 2 actors in one costume. ये बड़ा important बिट है. पेंटोमाइम की खास बात ये होती है कि उसमें एक काउ या हॉर्स का कैरेक्टर होता है जिसमें 2 कैरेक्टर्स एक कॉस्ट्यूम में मीन्स के होते हैं अंदर, और उसमें वो लगता है जैसे घोड़ा चल रहा है या गाय चल रही. Right. The Edinburgh Festival takes place in Edinburgh, Scotland every summer. It is a series of arts and cultural festivals, and the biggest one is known as the Edinburgh Festival Fringe, or simply the Fringe. ठीक है. The Fringe is a showcase of many theatre and comedy performances and also shows. Right. जिस तरह हमने म्यूजिक के फेस्टिवल्स का पढ़ा, तो आप सिंपल सी ये बात याद रखें कि एडिनबरा फेस्टिवल जो है ये थिएटर के परफॉर्मेंसेस का फेस्टिवल होता है, और उसमें से सबसे बड़ा जो है उसको फ्रिंज कहते हैं. फ्रिंज में क्या होता है कि मुख्तलिफ थिएटर की परफॉर्मेंसेस हैं वो उनको डिस्प्ले किया जाता है, शोकेस किया जाता है, फिर उनका मुकाबला होता है. ठीक है. The Laurence Olivier Awards take place annually at different venues. So थिएटर के मामले में, थिएटर की दुनिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड है. There are a variety of categories including the best director, the best actor and the best actress. तो ये जो थिएटर में वो बेस्ट ये होंगे उनको लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड मिलता है. जाहिर है एक बड़ा नाम था ये लॉरेंस ओलिवियर. कौन था अभी हम इसका पढ़ते हैं. These awards are named after the British actor Sir Laurence Olivier, later Lord Olivier, who was known for his performances in Shakespeare plays. तो ये जो लॉरेंस ओलिवियर था ये बहुत बड़ा एक्टर था जो स्टेज के ऊपर काम करता था और शेक्सपियर के प्लेज में ज़्यादातर ये आता था. ठीक है, तो उसके नाम पे ये अवार्ड्स हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्ट्स के बारे में. आर्ट्स यानी पेंटिंग हो गई, ये स्कल्पचरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें. During the Middle Ages, most of the art had religious theme, particularly wall paintings and churches and illustrations and religious books. So ये Middle Ages में आर्ट का थीम जो था वो मजहब था. ठीक है, सारे जिस तरह जीसस क्राइस्ट के बारे में हो गया, मैरी के बारे में हो गया, तो इस तरह के. Okay, फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं. Many of the painters working in Britain in the 16th and 17th centuries were from abroad. For example, Hans Holbein and Sir Anthony Van Dyck. So ज़्यादातर जो पेंटर्स थे 16वीं और 17वीं सदी में ब्रिटानिया में वो बाहर के लोग थे. वो यहाँ पे पेंटिंग का या आर्ट का इतना कल्चर नहीं था, फिर उन्होंने इसको प्रमोट किया, फ्लरिश हुए. British artists, particularly those painting portraits and landscape, became well known in the 18th century. फिर 18वीं सदी में British artists भी जाहिर है आगे. Works with the British and international artists displayed in the galleries across the UK. अच्छा,
जिस तरह म्यूज़िक का फेस्टिवल होता है, कॉन्सर्ट होता है, आप जगह जाते हैं, लोगों को चलता कूदता देखते हैं, इस तरह जब आर्टिस्ट हैं ज़ाहिर उनके घर में जाकर तो उनका काम नहीं देखा जा सकता, तो इसीलिए गैलरीज में उनका काम डिस्प्ले होता है। गैलरीज बहुत सारी बड़ी बड़ी इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे हर आर्टिस्ट compete करता है, वहाँ उनके काम लगे हुए होते हैं, लोग जाते हैं, दीवारों पे लगे हुए देखते हैं। Some of the well-known galleries are the National Gallery, Tate Britain, Tate Modern in London. ये तीनों लंदन में है, बड़ी मशहूर है। The National Museum in Cardiff and the Scottish National Gallery in Edinburgh. So ये 3 लंदन में, एक कार्डिफ में, एक स्कॉटलैंड में, ये इन गैलरीज के नाम है, ठीक है। अच्छा, अब जब आर्ट में कोई काम अच्छा हो जाएगा तो उसको कौन सा प्राइज मिलेगा? द टर्नर प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 टू सेलिब्रेट द कंटेम्प्रेरी आर्ट। सो आजकल जो आर्ट के काम हो रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए टर्नर प्राइज दिया जाता है। 1984 में ये शुरू हुआ। इट वॉज नेम्ड आफ्टर जोसेफ टर्नर। ओके, ये जोसेफ टर्नर के नाम पे है, जो कि एक बड़ा आर्टिस्ट है, जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। 4 works are shortlisted every year and shown in the Tate Britain before the winner is announced. So पूरे बरतानिया से 4 काम, या पूरे जो भी आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, वो 4 बेहतरीन आर्ट का वर्क वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और फिर उनमें से एक को विनर किया जाता है, और ये सारे के सारे टेट ब्रिटेन में डिस्प्ले होते हैं। The Turner Prize is recognized one of the most prestigious visual art awards. ये टर्नर प्राइज इस शोबे में, इस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा इनाम है। Previous winners include Damien Hirst and Richard Wright. ये आपको याद रखना होगा कि टर्नर प्राइज के प्रीवियस विनर्स ये 2 लोग हैं। अब हम यहाँ पे 2 नोटेबल ब्रिटिश आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये कोई लंबी चौड़ी समझने की बात नहीं है। आर्टिस्ट का नाम हाईलाइट हुआ है, मैं आगे से हाईलाइट कर दूंगा कि वो किस काम के लिए मशहूर है। सो टॉमस गेन्सबरा was a portrait painter. वो portrait painter था और इसने painted people in country and garden scenery. अच्छा, अब आप 2 चीज़ें यहाँ पे सुनेंगे, एक होगा पोर्ट्रेट पेंटर, एक होगा लैंडस्केप पेंटर। पोर्ट्रेट पेंटर इंसानों की पिक्चर्स बनाने वाला, पेंटिंग करने वाला, और जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है वो ये पहाड़, नदियाँ, दरिया, लेक, हट्स, हाउसेस, जंगल बंगल, ये सारे इन चीज़ों का, ठीक है। सो डेविड एलन स्कॉटिश पेंटर है एंड बेस्ट नोन फॉर पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, ठीक है। और इसका एक मशहूर काम भी है द ऑरिजिन्स ऑफ पेंटिंग। जोसेफ टर्नर ये वो शख्स था जिसके नाम पे अवार्ड दे देते हैं, इन्फ्लुएंशियल लैंडस्केप पेंटर इन मॉडर्न स्टाइल। सो ये लैंडस्केप पेंटर है, ठीक है। जॉन कॉन्स्टेबल वाज ए लैंडस्केप पेंटर, ओके, और इसने डरहम वेल और सफक एसेक्स उन जगहों की लैंड को उसने किया। द प्री राफेलाइट्स ये ग्रुप है, ठीक है, important group of artists, second half of the 19th century. ये they painted detailed pictures of religious and literary themes. ये must be literary themes पे इन्होंने bright colors में बनाते थे। The work include Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti and Sir John Melius. So ये उस ग्रुप के 3 members हैं। Sir John Lavery was a successful Northern Irish portrait painter, ठीक है, और इसने रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स भी बनाए। हेनरी मोर वाज एन इंग्लिश स्कल्प्टर, एन आर्टिस्ट, ब्रॉन्ज एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स। ये स्कल्प्टर है, यानी जिस तरह वो स्टैचूज बनाते हैं वो उस तरह की है, ये पेंटर नहीं था, स्कल्प्टर। जॉन पैट्स वेल्श आर्टिस्ट नोन फॉर एनग्रेविंग्स एंड स्टेन ग्लास। एनग्रेविंग्स कहते हैं जिस तरह लकड़ी को काट के उसमें चीज बनाई जाती है, और स्टेन ग्लास मीन ग्लास के ऊपर पेंटिंग। लुसियन फ्रॉइड was a German born artist best known for portraits, और ये portrait painter है। and David Hockney, important contributor to the pop art music in 1960 and continues to be influential today. So ये आज के हमारे लेसन यहाँ पे फिनिश हुआ। थोड़ा सा लंबा था क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स इसमें बहुत थी, तो आप उम्मीद है कि आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ पे वीडियो को रोक के इन क्वेश्चंस के आंसर्स करें और फिर अपने काम को चेक करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है तो आप बिला झिझक कमेंट्स में बता दें मुझे और मैं फिर उसका आंसर करूँगा। ओके, अगले लेसन में मिलते हैं, बाय।